बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जनरल असेंबली के 77 सेशन में जो शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो स्पीच की है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो उन्होंने स्पीच किया है उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं ताकि और लोग इसको देखें। शुक्रिया। तो जनाब मोहतरम, ये 77 सेशन था यूएन के जनरल असेंबली का। हर साल एक इजलास होता है और उसका एक एजेंडा होता है। तो यहाँ का जो एजेंडा था, इस साल का एजेंडा था, वो ये था कि क्लाइमेट चेंज दुनिया में जिस तरह से तबाही मचा रहा है इसको डिस्कस किया जाए, इकोनॉमिक रिसेशन को डिस्कस किया जाए जो कि कोरोना वायरस के बाद बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पंप कर दिया था गवर्नमेंट्स ने। तो अब गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रही हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इकॉनमी ठंडी हो जाती है। तो इकोनॉमी में क्या होता है, वो चढ़ाव की बजाय उतार आना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिसेशन बोलते हैं। तो रिसेशन जो है इसको डिस्कस करना भी एक जो था वो एक मेन एजेंडा था इस 77 सेशन का यूएन के जनरल असेंबली के। तो शहबाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान हमारे मुल्क की तरफ से शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके वहाँ पार्टिसिपेशन की और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पे मौजूद थे। वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे वहाँ पे, और भी हमारे रहनुमा थे। तो उनकी स्पीच ओवरऑल जो थी वो कमेंडेबल थी, वो रिलेटेड थी, जो कि एजेंडा था उसके रिलेटेड दी हुई थी। भले ही जो एजेंडा था उसमें सिर्फ एक पॉइंट को उन्होंने टच किया, जो एजेंडा था यूएन का जनरल असेंबली का 77 सेशन का, उसमें सिर्फ उन्होंने क्लाइमेट को टच किया, बाकी उन्होंने अपना एजेंडा बयान किया, शायद पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। लेकिन ओवरऑल ये स्पीच बिल्कुल ठीक थी। तो सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लाइमेट चेंज की बात की। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है उनकी जो फोकस था वो ये था, और इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात की। अब ये इन्वायरमेंटल जस्टिस क्या भला है? इन्वायरमेंटल जस्टिस ये है कि जो 17th सेंचुरी थी या 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जो G20 के कंट्रीज़ हैं इनका जो कार्बन का अमिशन था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन्होंने हवा में डाली ना, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। तो इनकी कार्बन डाइऑक्साइड डाली इन्होंने उसका बेनिफिट रीप किया। और आज जो डिज़ास्टर्स आ रहे हैं उसके जो बैकलैश आ रहा है या उसके जो एडवर्स रेपरकशंस हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को। वो किसको? डेवलप्ड कंट्रीज़ को फेस करने पड़ रहे हैं। तो जो अमीर मुल्क हैं, क्योंकि उन्होंने ये कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी, तो उनका काम है कि वो डेवलपिंग कंट्री को क्या करें, हेल्प आउट करें। डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्री को हेल्प आउट करें, इसको एनवायरमेंटल जस्टिस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उन्होंने उसके बारे में बात की और उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क जो है वो बड़े वर्स्ट फ्लड से जा रहा है और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। और सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानी भी यही बिलीव करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ फ्लड आया है इसकी रीज़न जो है वो क्लाइमेट चेंज है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग सिर्फ 1% से भी कम, यानी पाकिस्तान इज़ एज अ पॉपुलेशन बेस्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट वही जस्ट emit less than 1% of the total carbon dioxide in atmosphere. However, on the vulnerability index, our rank is 8th. यानी कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हिट करने वाला जो रैंक है ना क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर हमारा जो रैंक है वो 8 है। तो उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। जो कि फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर इशू को टच किया कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में इंडिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है। ऑन कश्मीर एक किताब है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 80,000 से ज़्यादा जो कब्रें हैं 1980s के बाद वो आपको अननोन मिलेंगी, यानी 80,000 के करीब लोगों को मार दिया गया है इस पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, तो कश्मीर इशू को उन्होंने हाईलाइट किया कि यूएन का ये फेलियर है कि वो हल नहीं कर सकी। ठीक है, तो वो उसको करना चाहिए। तो उन्होंने टॉक अबाउट किया कि जो साउथ एशिया है, उन्होंने ये भी कहा कि उसके अंदर पीस हो ही नहीं सकता जब तक क्या हो, जब तक कश्मीर इशू सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि यही दो मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान और इंडिया। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तो अब तक पॉवर्टी नहीं ख़त्म हो सकती, तब तक लड़ाई रहेगी, तब तक पीस जो है नहीं हो सकता। तो साउथ एशिया में कश्मीर इशू का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम पीस चाहते हैं। फिर उन्होंने इंडिया की जो डेमोग्राफिक चेंज की जो एक डिज़ाइन है जो इंडिया अभी कर रहा है उसको भी हाईलाइट किया, जो कि बहुत पॉजिटिव है। फॉर इंस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो है वो कश्मीर वैली बेस करती है। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, कश्मीर की जो सीट्स हैं असेंबली के अंदर वो 53 से 47 के करीब कर दी हैं, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है असेंबली के अंदर। और जम्मू की क्या कर दी हैं वो जनाब, वो 37 से 43 पर लेके गया। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, वो डेमोग्राफी को चेंज करके असेंबली को जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके कंट्रोल में लाना चाह रहा है, ताकि कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल जो वॉइसेस हैं उनको सप्रेस किया जा सके और जो नॉन
मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनका ज़्यादा पॉलिटिकल से हो इस वैली के अंदर, ठीक है। सो द नंबर ऑफ़ द सीट्स वैली हैज़ बीन रेड्यूस, कश्मीर वैली के जो सीट्स हैं वो रिड्यूस कर दी गई हैं और जो दूसरे रीजन है उनका शेयर बढ़ा दिया गया। उसके बाद जनाब क्या हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजेंस ऑफ अ टेररिस्ट ऑन अफगान सोइल को भी हाईलाइट किया, जो कि बाद में तालिबान ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये गलत बात की है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राइटली ये कहा कि अफगान सोइल के अंदर जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनका प्रेजेंस है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तानी तालिबान वहाँ पे इम्प्यूनिटी से घूमते हैं, ये भी बात उन्होंने हाईलाइट की, लेकिन अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाद में आके इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 किस्म के जो पॉइंट्स थे मेन, उनको हाईलाइट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।